डियर स्टूडेंट्स, मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है एसेंट ऑफ सेब यानी रसारोहण। रसारोहण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को तने द्वारा पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचाना ही रसारोहण कहलाता है। यदि हम पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेब की बात करें तो रसारोहण का मार्ग जो होता है वह तने के जाइलम तंतु होते हैं, क्योंकि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेब। रसारोहण की क्रियाविधि की निम्न 3 प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं। नंबर फर्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी यानी मूल दाब। नंबर सेकंड है वाइटल थ्योरीज जिन्हें जैववाद कहते हैं, और नंबर थर्ड है फिजिकल थ्योरीज यानी भौतिकवाद। तो नंबर फर्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी। मूल दाब को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित जल के एकत्रीकरण के कारण मूल संस्थान में उत्पन्न द्रव्य स्थैतिक दाब मूल दाब कहलाता है। सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने 1727 में मूल दाब शब्द का प्रयोग किया तथा प्रीस्टले ने इस सिद्धांत को दिया 1916 में। रूट प्रेशर जो है जड़ों में जाइलम रस के एकत्रीकरण के कारण उत्पन्न होता है। यह एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। स्टॉकिंग के अनुसार जड़ों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण उत्पन्न दाब मूल दाब कहलाता है। मूल दाब का मान अधिकतम जो है लगभग 2 एटमॉस्फेयर होता है। मूल दाब अधिकांशतः जो है फेवरेबल कंडीशंस में ही पाया जाता है, लेकिन विपरीत कंडीशंस में मूल दाब जो है नगण्य या अनुपस्थित रहता है। जैसे लो टेम्परेचर है, ड्रॉट्स की स्थिति में या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मूल दाब नहीं पाया जाता है। मूल दाब को अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि किसी पादप को आधार से काट दिया जाए तो कटे हुए भाग से जाइलम रस बाहर की ओर रिसने लगता है, जिसे प्रस्वेदन या एक्सुडेशन कहते हैं। यदि तने के कटे हुए भाग को एक रबर बैंड से कांच की ग्लास ट्यूब से जोड़ दिया जाए तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे जाइलम रस इस ग्लास ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, जो कि रूट सिस्टम में उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ही होता है, मूल दाब के कारण ही होता है। रूट प्रेशर जो है का जो डेवलपमेंट होता है वह निम्न 3 बिंदुओं पर आधारित होता है। नंबर फर्स्ट है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक थ्योरी, अपन इसको कहेंगे। सामान्यतः देखा गया है कि जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं उनमें खनिजों का एकत्रीकरण हो जाता है। खनिजों के एकत्रीकरण के कारण इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बढ़ जाता है, जिससे सराउंडिंग सेल से जल इनमें प्रवेश कर जाता है, जिससे पॉजिटिव प्रेशर इनमें डेवलप हो जाता है। किसमें? रूट्स के सेल शेप में, या अपन कहेंगे जाइलम रस में। दूसरा है इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक। एक बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जाइलम तंतुओं तथा सराउंडिंग सेल्स के बीच पाई जाती है, जिससे इनमें जल जो है जाइलम एलिमेंट्स की ओर गति करता है।
और नंबर 3 है नॉन ऑस्मोटिक, जिसमें जाइलम तंतुओं में हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। हार्मोन्स के सीक्रेशन के कारण जो है लिविंग सेल्स जो होती हैं, सराउंडिंग सेल्स होती हैं, वो पंप की तरह कार्य करती हैं, जिससे जल इन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जिससे इनमें एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और यही प्रेशर जो होता है वो मूलदाब कहलाता है। मूलदाब का योगदान रसारोहण की क्रिया में हो सकता है, परंतु निम्न आपत्तियों के आधार पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है। मूलदाब नंबर 1, मूलदाब रूट प्रेशर जो है सभी पादपों में नहीं पाया जाता है। जैसे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मूलदाब बहुत कम या अनुपस्थित होता है, जबकि विश्व में सबसे लंबे पादप जो है जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं। नंबर 2, मूलदाब जो है सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियों में ही पाया जाता है, जैसे स्प्रिंग सीजन तथा रेनी सीजन में, जबकि यह समर सीजन में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा रूट प्रेशर का मान जो है लगभग 2 एटमॉस्फेयर होता है, जो टॉल प्लांट्स में रसारोहण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। रसारोहण की क्रिया रूट्स को रिमूव करने पर भी जारी रहती है, अतः अपन कह सकते हैं रसारोहण में रूट प्रेशर का योगदान नहीं होता है। तीव्र रूप से ट्रांसपिरेशन जिन पादपों में पाया जाता है उनमें देखा गया है कि रूट प्रेशर नहीं पाया जाता है। एक्सुडेशन की क्रिया में ट्रांसपिरेशन की तुलना में जल की हानि बहुत कम होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि रसारोहण के लिए आवश्यक बल पौधे के वायवीय भागों में उत्पन्न होता है। शीर्षयुक्त पादपों की तुलना में शीर्ष रहित पादपों में जो है अवशोषण की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके अलावा विपरीत पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जो है रूट प्रेशर नहीं पाया जाता है, जब रसारोहण की प्रक्रिया पाई जाती है। उसका नंबर 2 है वाइटल थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह सभी थ्योरीज जिनके अनुसार रसारोहण की क्रिया जीवित कोशिकाओं द्वारा होती है उन्हें वाइटल थ्योरीज कहते हैं। मुख्यतः 2 जैवपात दिए गए हैं। नंबर 1 है रिले पंप थ्योरी, जिसका प्रतिपादन गॉडलेवस्की ने 1884 में किया था। इस थ्योरी के अनुसार जाइलम पेरेन्काइमा तथा मेडुलरी रेज जो होती है उनका योगदान रसारोहण में महत्वपूर्ण होता है। इन कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान घटता तथा बढ़ता रहता है, जिससे जल पंप के रूप में जाइलम एलिमेंट्स में ऊपर की ओर गति करता है। जैसा कि अपन इस चित्र में देख रहे हैं, मान लीजिए ये जाइलम वेसल है। जाइलम वेसल्स जो है एक नली के रूप में पाई जाती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती हैं, और इनके पैरेलल इनके साथ साथ लिविंग सेल्स पाई जा रही हैं। इन लिविंग सेल्स में जब ऑस्मोटिक प्रेशर का मान अधिक होता है तो निचले तल में स्थित जाइलम तंतुओं से जल इनमें विसरित हो जाता है। उसके बाद जिनमें जल के प्रवेश के कारण इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम हो जाता है, जहां से जल ऊपरी तल में स्थित जाइलम तंतुओं में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार इससे ऊपरी तल में स्थित लिविंग सेल में भी ऑस्मोटिक प्रेशर का मान अधिक जब होता है तो वहां जल विसरित हो जाता है। इस तरह से इन लिविंग सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान घटता तथा बढ़ता रहता है। जिन कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान अधिक होता है तो जल इनमें प्रवेश कर जाता है। उसके पश्चात जल के प्रवेश के कारण इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम हो जाता है, जिससे ऊपरी तल में स्थित जाइलम तंतुओं में जल
विसरित हो जाता है। तो इन लिविंग सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में बदलाव के कारण जल एक पंप के रूप में ऊपर की ओर गति करता है, रिले पंप थ्योरी के अनुसार। इसका नेक्स्ट है पल्सेशन थ्योरी। इस थ्योरी का प्रतिपादन सर जेसी बॉस ने किया था 1923 में। इस थ्योरी के अनुसार कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक लेयर जो कि एंडोडर्मिस से बाहर की साइड में पाई जाती है, उन कोशिकाओं में ऑसिलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, या अपन कहेंगे स्पंदन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे जल एक पंप के रूप में ऊपर की ओर गति करता है। इन कोशिकाओं के ऑसिलेशन के समय इनका आयतन घटता तथा बढ़ता रहता है। जब इन कोशिकाओं का आयतन बढ़ता है तो निचले तल में स्थित कोशिकाओं से जल प्रवेश कर जाता है, और जब इन कोशिकाओं का आयतन कम होता है तो ऊपरी तल में स्थित कोशिकाओं में जल को जो है विसरित कर दिया जाता है। तो कहने का अर्थ हो गया कि ऑसिलेशन के दौरान ये कोशिकाएं फैलती तथा सिकुड़ती रहती हैं। जब ये कोशिकाएं फैलती हैं तो निचले तल से जल इनमें प्रवेश कर जाता है, जब कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो इनसे ऊपरी तल में स्थित कोशिकाओं में जल विसरित हो जाता है। जेसी बॉस ने इसे एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से, जिसको इलेक्ट्रिक प्रोब गैल्वेनोमीटर कहते हैं, उसकी सहायता से इसको सिद्ध किया, जिसमें इन्होंने गैल्वेनोमीटर की निडल का संपर्क पादप के तने में कॉर्टिकल क्षेत्र से किया तथा दूसरे सिरे का इसका संपर्क इन्होंने पौधे के बाह्य भागों में जैसे पत्ती के साथ किया। जब गैल्वेनोमीटर की निडल जो है कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक लेयर पर होती है तो इसमें स्पंदन की क्रिया तेजी से पाई जाती है, तथा ये निडल बाहरी लेयर्स पर होती है तो इसमें स्पंदन की क्रिया कम हो जाती है, तथा कॉर्टेक्स की आंतरिक लेयर से अंदर होती है तो भी स्पंदन की क्रिया कम हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि सबसे आंतरिक लेयर के द्वारा ही रसारोहण की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन बाद में जो है स्ट्रेसबर्गर ने यह सिद्ध किया कि रसारोहण की प्रक्रिया में जीवित कोशिकाओं का कोई योगदान नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल फोर्स थ्योरीज, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।